हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन में। हमने पिछली सीरीज़ में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था, जिसमें हमने एक उनका पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। यहाँ पर हम बताएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का क्या प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ये होता कैसे है। तो फिर आइए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ पर हमें एक डायग्राम मिलता है जिसमें हमें एक ओवरव्यू दिया गया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हो क्या रहा है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स के अंदर आती है। आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, लंग्स के अंदर एयर आई वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ है, उसके बाद स्टर्नम में भी इंक्रीज हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ाया था कि जो लंग्स होता है, लंग्स की जो अपर सरफेस है, उसकी आउटर सरफेस है, उससे जुड़ा हुआ थोरैसिक चैम्बर होता है। तो जो भी चेंज हमारा लंग्स के वॉल्यूम में आएगा वो सिमिलर चेंज हमारे थोरैसिक चैम्बर में आएगा। और वेंट्रल साइड में हमारा स्टर्नम पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें भी चेंज आता है क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है वॉल थोरैसिक चैम्बर से। तो यहाँ पर हमें वो देखने को मिल जाता है। हो गया। और बहुत गैप हो गया। यहीं पर बात आ जाती है हमारे एक्सपायरेशन का। एक्सपायरेशन में होता क्या है, एक्सपायरेशन में जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो डायफ्राम है वो हमारे रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है। और इसमें क्या डायफ्राम इसमें कॉन्ट्रैक्टेड होता है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, हमें हर बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि आप पढ़ने के बाद भी गलत कर देते हैं। तो ये अब नहीं होना चाहिए क्योंकि इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड है। एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिलैक्स होगा। एक दो बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। इसमें अपने जो लंग्स हैं, जो हमारा स्टर्नम था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है और जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स है वो भी डिक्रीज हो चुका है। तो ये बात करते हैं ब्रीदिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। अभी हमने ओवरव्यू दिया, अब यहाँ हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है, दो स्टेज हैं, दो प्रोसेस हैं। पहला है इंस्पायरेशन, दूसरा है हमारा एक्सपायरेशन। पहला इंस्पायरेशन में क्या होगा, हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स तक लेकर आएंगे, ठीक है, O2 लेकर आएंगे। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, हम एल्वियोलर एयर को अपनी लंग्स से आउट कर देंगे, CO2 बाहर चला जाएगा। एल्वोलाई से रिलीज होने के कारण इसे हम एल्वियोलर एयर भी बोलते हैं। एयर हम बात करते हैं, और ये सब जो होता है उसके पीछे एक ग्रेडियंट वर्क करता है जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, जिसे हम प्रेशर ग्रेडियंट वो भी हम बताएंगे ये होता क्या है। ये इंस्पायरेशन में भी आपको तुरंत बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात कर लेते हैं। इंस्पायरेशन में क्या होता है, अभी अभी बताया है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स के अंदर तक जाती है, लेकिन ये लंग्स है हमारा, ये एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स तक आई, पर क्यों आई, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे लंग्स के अंदर एक निगेटिव प्रेशर रहता है। कौन सा प्रेशर है, ये निगेटिव प्रेशर है, निगेटिव प्रेशर। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अपने पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करना चाहेगी, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूवमेंट होता है, किसका, ऑक्सीजन का। कब, जब हम इनहेल करते हैं। इनहेल के दौरान हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन आती है वो क्यों आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे लंग्स के प्रेशर से ज़्यादा है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इनहेल किया। इनहेल करने के बाद हमारे क्या होगा, जो लंग्स का प्रेशर है वो बढ़ चुका है, पहले निगेटिव था लेकिन जब इनहेल करने के बाद वो पॉजिटिव हो गया। अब इसका प्रेशर किससे ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, जो लंग्स की एयर है कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ रिलीज होगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, ठीक है। और ये प्रोसेस, ये अब बाहर कौन सा प्रेशर हो गया, बाहर निगेटिव प्रेशर हो गया। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, जब तक पर्सन का डेथ नहीं होता। इसी को कहेंगे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब समझ में आ गया। एक बात और है, जो हम
लंग्स की बात करते हैं, जो निगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, लंग्स का पॉजिटिव या निगेटिव प्रेशर, इसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर है किसके, वो पल्मोनरी के, पल्मोनरी क्या है, लंग्स, तो इसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, लंग्स का पॉजिटिव या निगेटिव जो भी प्रेशर हमने बताया उसे हम ये बोलेंगे। अगर हम यहाँ बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, इस समय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इसको हम आईपीपी से बता देते हैं, क्या है, निगेटिव है। इस समय इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, आईपीपी पॉजिटिव है। अब हम बताते हैं कि डायफ्राम क्या है। तो डायफ्राम है क्या, डायफ्राम एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मसल्स है, क्योंकि हम कंट्रोल भी कर सकते हैं अपना इंस्पायरेशन का रेट, एक्सपायरेशन का रेट बढ़ा के, वो जल्दी जल्दी भी हो सकता है। तो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स हैं, जिनमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, हम इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इनर कोस्टल मसल्स। अब यह है क्या, जब भी हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, तो जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो उस समय जो मसल्स, एक एक्स्ट्रा मसल्स जो वर्क करेगी वो कौन सी मसल्स होगी, वो एक्सटर्नल इनर कोस्टल मसल्स होगी, एक्सटर्नल इनर कोस्टल मसल, किसके दौरान, एक्सपायरेशन के दौरान। लेकिन जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तब इंटरनल इनर कोस्टल मसल्स वर्क करेगी। ठीक है, इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन में क्या होगा, और ये जो मसल्स हैं वो करती क्या है, ये प्रेशर ग्रेडियंट, अभी जो बताया था वो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे मेंटेन होता है, वो इन्हीं के द्वारा होता है। ये हेल्प करती हैं प्रेशर जनरेशन में, कि प्रेशर को बढ़ाया कैसे जाता है। ठीक है, हेल्प इन जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। हम इंस्पायरेशन को समझते हैं कि उसमें इंस्पायरेशन होगा तो कौन कौन से चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ डालते हैं इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, ये कब होगा, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। सबसे पहला प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, तभी ये होगा प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन से इंस्पायरेशन हो या इंस्पायरेशन से कॉन्ट्रैक्शन हो, लेकिन होना क्या है, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। इंस्पायरेशन में क्या होगा, जो थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, जिसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलेंगे। किसे, थोरैसिक चैम्बर को। थोरैसिक चैम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा। ये नाम जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन एक डायरेक्टली नहीं देता है, क्वेश्चन कहीं से भी ये नाम ना दे के इसको पूछ लेता है, तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका एक्स्ट्रा नाम क्या है। जैसे भी लंग्स का पल्मोनरी है, अब लंग्स जिसको पल्मोनरी प्रेशर नहीं पता होगा वो जान ही नहीं पाएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा था। थोड़ा और यहाँ पर दिखाया गया डायफ्राम एक्शन। डायफ्राम काम कैसे कर रहा है, कि इंस्पायरेशन हुआ तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, मूव्स डाउन आ गया, और एयर प्रेशर अंदर का घट गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब एक्सपायरेशन हुआ है तब लंग्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है और एयर प्रेशर इंक्रीज हो गया है। क्या कर रहे हो तुम, इंटरपल्मोनरी प्रेशर घटेगा, फोर्स एयर टू मूव इनटू द लंग्स, इंस्पायरेशन। सॉरी, वो वीडियो पॉज हो गया था। तो हमने कहाँ तक बता दिया था आपको, ये आपको समझ में आ गया था ना, इंस्पायरेशन। तो हम एक्सपायरेशन बता रहे थे, बता भी दिया। तो एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम हो रहा है। डायफ्राम का क्या है, रिलैक्सेशन हो रहा है यहाँ पर, और जो भी कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया है। इसमें कौन सी मसल्स वर्क कर रही हैं, इंटर कोस्टल मसल्स वर्क कर रही हैं,
नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है, ठीक है, रिलैक्स हो गया, अपनी पोजीशन पर आ गया है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें नॉर्मल पोजीशन में आ गई हैं, थोरैसिक चैम्बर आ गया है, लेकिन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इस पॉइंट पर बढ़ेगा। इसमें हम लोगों ने देखा था जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है किसमें, इंस्पायरेशन में वो डिक्रीज होता है, जबकि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसमें क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट रहा है, इसमें पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट रहा है, तो इसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इसमें इंक्रीज हो जाएगा। इसमें हमने इतनी बार बताई थी। और इसका क्या मतलब हो गया, अब जब लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तब एयर कहाँ जाएगी, एयर अपने पुराने स्थान पे चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और ज़्यादा प्रेशर से, पॉजिटिव प्रेशर से निगेटिव की ओर चली जाएगी, और ये अल्टीमेटली होता रहेगा, क्रिया चलती रहेगी जब तक पर्सन का डेथ नहीं होता। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। उससे पहले 1-2-3 बातें और हैं, यहाँ स्पेस मिलता है वहाँ बताते हैं। यहाँ बताते हैं, इसमें क्या है, एबिलिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन, किसकी वजह से, एब्डोमिनल मसल्स की वजह से। हमारे ह्यूमन में ये एबिलिटी है कि वो अपनी इंस्पायरेशन का रेट को बढ़ा या घटा सकता है, किसकी हेल्प से, इंक्रीज इंस्पायरेशन रेट, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, बोथ, इनके रेट को बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है। तो इस एबिलिटी में एक मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उस मसल्स का नाम है एब्डोमिनल मसल, ये एक्स्ट्रा मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स। और एक जो हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। हम बता देते हैं, 12 to 16 टाइम्स वो क्या करता है, एक हेल्दी ह्यूमन पर मिनट ब्रीथ करता है। और इसे एक ब्रीदिंग को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है, उसका नाम क्या है, फॉर मेजरमेंट के लिए कौन सा डिवाइस आता है, स्पायरोमीटर, ये पल्मोनरी फंक्शन को बताता है। क्या बताता है, पल्मोनरी, कि हम कितनी तेज़ी से सांस ले रहे हैं, कितनी तेज़ी से छोड़ रहे हैं। बुखार होता है तो रेट, हार्ट बीट का भी बढ़ जाता है, और हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है। पल्मोनरी फंक्शन जिसको बताता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारा वॉल्यूम का, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कि हम कितने टाइम में कौन कौन सी एयर इनहेल करते हैं। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। इसमें सबसे पहला आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम याद करने के लिए मेरे साथ आपको रिपीट करना होगा कि एयर का वो वॉल्यूम जो हम नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान अपने अंदर लेकर जाते हैं। कुछ चीज़ें आप हिंदी में याद करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, इंग्लिश में चीज़ें लिख लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, चाहे जिसमें याद करिए। और मैंने क्या बोला है, एयर का वो वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान हम अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इंस्पायरेशन, ठीक है, या छोड़ते हैं एक्सपायरेशन, इसे हम बोलेंगे रेस्पायरेशन। तो यहाँ लिख देते हैं, एयर का वो वॉल्यूम जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान अंदर लेके जाते हैं या बाहर छोड़ते हैं। बाहर लेकर जाते हैं गलत हो जाएगा, अंदर आप लोग समझिए, यहाँ रेस्पिरेशन लिखा है तो जाते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml इसका वॉल्यूम होता है।
इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ये एडिशनल वॉल्यूम है जो हम टाइडल वॉल्यूम के बाद अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं कि एयर का वो वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। यहाँ पर लिख देते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ forcible inspiration। ओके, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद, इसे हम हिंदी में जिन लोगों को समझ आ रहा हो, इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं आमतौर पे बोलचाल की लैंग्वेज में याद करने के लिए। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तेजी से रामदेव बाबा जैसा सांस लेना, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसका वॉल्यूम क्या होता है 3000 ml या 3000 ml। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी में वही एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। एयर का वो वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायर किया जा सके उसे हम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1600 ml। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, एयर जो बची रहे, बता रहा है क्या है। जब भी कोई बेबी का बर्थ होता है उसकी कैसे पता चलेगा कि बेबी ने पहली बार सांस ली थी कि नहीं ली थी, उसके जो लंग्स होता है उसे हम वाटर में डालते हैं। अगर वो तैर रहा है तो बच्चा पैदा होने के बाद जिंदा था, और अगर वो डूब जाता है इसका मतलब बच्चे ने एक भी बार सांस नहीं ली। कैसे पता चलता है, रेसिडुअल वॉल्यूम से। अगर बच्चे ने एक भी बार सांस ली होगी तो एक रेसिडुअल वॉल्यूम जो एक बार बॉडी के अंदर चली जाती है वो फिर कभी बाहर नहीं निकलती, वो मरने तक बॉडी में ही रहती है, उसके बाद भी रहती है। एक बार वॉल्यूम लंग्स के अंदर गया एयर का, पहली बार जब बच्चा ने बर्थ लिया वो बॉडी में ही रहेगा, तो उसका नाम है रेसिडुअल। रेसिडुअल का नाम ही है बचा हुआ, तो बची हुई वॉल्यूम उसे हम क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारा कैपेसिटीज़ पे। बहुत सारी वॉल्यूम को मिलाकर कैपेसिटीज़ मिलती है, बनाई जाती है। वॉल्यूम को मिलाकर कैपेसिटीज़ बनती हैं। कौन कौन सी कैपेसिटीज़ होती है हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, जिसमें क्या होता है, इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू थी 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन हुआ था उसकी वॉल्यूम थी 3000 ml। तो इसमें क्या होता है, तो टोटल कितनी हो गई 3500 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर ऑफ नॉर्मल इंस्पायरेशन। टाइडल वॉल्यूम प्लस, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे कुछ 1600 ml बोल दिया था ना, ये 1100 ml होगा क्योंकि कैपेसिटी की वॉल्यूम थी 1600, तो ये हो जाएगा हमारा 1100 ml। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 1600। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम मिला के होगी 1600 ml। ये दोनों वॉल्यूम को मिलाया गया। इसमें कौन कौन से वॉल्यूम मिलाए गए हैं, इसमें कई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों को मिलाया जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू थी 1600 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू थी 1200 ml, दोनों को मिला दिया गया तो कितना आया 2300 ml। वाइटल कैपेसिटी,
वाइटल कैपेसिटी में क्या है, मैक्सिमम एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद जो भी वॉल्यूम है एयर का वो हम और कितना अपने अंदर ले जा सकते हैं, और कितना ले जाएंगे हम, पहले एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1600 में ले जाएंगे, टाइडल वॉल्यूम ले गए, फिर एक्सपायरेशन किया, हमने नॉर्मल ब्रीदिंग भी करी, एक्सपायरेशन भी किया, और हमने वो इंस्पायरेशन भी किया, सांस भी ली, छोड़ा भी, तीनों का वॉल्यूम मिला के इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। 4600 ml इसकी वैल्यू होती है। टोटल लंग कैपेसिटी, अभी तक जितनी कैपेसिटी हमने पढ़ी है सबको ऐड कर दीजिए, सबसे इजी यही रहता है। तो एडिशन ऑफ ऑल कैपेसिटीज, एडिशन ऑफ ऑल कैपेसिटीज कौन कौन सी, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी 4600 ml आएगी, और सॉरी 4800 ml आएगी, 46 तो इसका था ml। और एक बात और है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी हमारी, वाइटल कैपेसिटी, इसका जो PDF लिंक है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब एक मतलब वीडियो बहुत लंबा ना हो उस वजह से छोटा छोटा ही है, 20-20 मिनट का ये वीडियो होगा, आप छोटे छोटे सेगमेंट में कई सारी चीज़ें सीख जाए। अब लंबा लेक्चर देखें और समझ में भी ना आए तो ये गलत हो जाएगा। अब हम इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसके आगे का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाएंगे, गैसेस, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तीसरा डिजीज या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।